हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नया लेसन जिसका नाम है रेशो एनालिसिस। इस लेसन को पढ़ के आप सब लोग बन सकते हैं जादूगर और साथ में कर सकते हैं अपनी कमाई भी। ओ 12th क्लास के अंदर आप लोग हैं और क्या मैं बोल रहा हूँ कमाई कर सकते हैं? डेफिनेटली आप जादूगर भी बन सकते हैं और अपनी कमाई भी कर सकते हैं। आप लोग मुझसे पूछेंगे ये हम कैसे करेंगे? चलो मैं आपको समझाता हूँ ये एक्चुअल में लेसन करता क्या है। ये लेसन हमें फंडामेंटल्स बताता है कंपनीज के बारे में, मतलब कौन सी कंपनी के क्या फंडामेंटल्स हैं। ओहो, पूरा जानना है? पूरा जानने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ में, सीखना होगा ये लेसन जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट रेशो की बात करेंगे। और जब कभी कोई अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो आप इन फंडामेंटल की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सेफ रहेगा। तो बन गए ना जादूगर? तो आप बचा सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के पैसे और साथ में ग्रो कर सकते हैं खुद को भी। तो ये लेसन बहुत ज़रूरी है सीखना, अदरवाइज क्या होगा इन फ्यूचर में आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट डूबने का चांसेस रहेगा बिकॉज आपको उस कंपनी के फंडामेंटल की कोई नॉलेज नहीं है। इस लेसन के साथ में शुरुआत करते हैं, हम सीखते हैं वन बाय वन, ना केवल फंडामेंटल बल्कि इसे क्वेश्चन भी करेंगे साथ में, सो दैट 12th क्लास को भी तो पास करना है अपने को। चलो लेट्स स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो। देखो सब रेशो मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर रेशो सारे फंडामेंटल क्लियर कर देगा। अलग अलग रेशोज के अलग अलग काम है जो कि अलग अलग बातें बताएंगे आपको, अलग अलग फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे। जैसे कि लिक्विडिटी रेशो क्या करेगा? लिक्विडिटी रेशो जो है ना वो आपको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बताता है कंपनी की। फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर में मान लो आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस आप उसको उधार में माल दे रहे हो, ठीक है। अब उसको उधार में माल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है या नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है उसके पास में बहुत सारी एसेट हो। जैसे मान लो आपकी क्लास में एक बच्चा पढ़ता है, वो BMW लेके आता है, तो आपको क्या लगेगा यार 70 लाख 80 लाख की गाड़ी लेकर आ रहा है तो इसका पैसा डूबेगा नहीं, इसको उधार दे सकते हैं। लेकिन मान लो उसको पॉकेट मनी मिलती ही नहीं है घर से, उसके पापा लोग बहुत टेंशन में रहते हैं कि नहीं भाई इसको पैसा देना ही नहीं है, इसके हाथ में पैसा देना ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है। तो क्या आपके वो 10-5 हज़ार रुपये उधार के लिए वो अपनी गाड़ी बेच देगा क्या? नहीं ना। इसका मतलब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी नहीं होने की वजह से आप उसको शॉर्ट टर्म में लोन मत दीजिए, यानी कि शॉर्ट टर्म में उधार मत दीजिए। तो ये रेशियो आपको बताता है कि कंपनी कितनी सॉल्वेंट है अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, काम आएगी, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो क्या बताता है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, मतलब लॉन्ग टर्म में क्या कंपनी कैपेबल है, कंपनी के पास में इतनी सारी एसेट है क्या कि वो अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा कर सकती है। अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर्स लेने वाले हैं, किसी कंपनी को लोन देने वाले हैं, तो आप सोचिए पहले क्या उसका सॉल्वेंसी रेशियो हमारे आइडियल रेशियो के बराबर है क्या? अगर है तो आप इजीली उसको लोन दे सकते हैं। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, छोटी छोटी कंपनीज बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करवाती है, तो आपको देखना होगा क्योंकि ग्रोथ एस्पेक्ट तो उन्हीं में ही है। कोई ऑलरेडी बड़ी कंपनी है तो उसके प्राइसेस ऑलरेडी शेयर मार्केट में ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट करके क्या करेंगे? तो आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी होगी जो अभी तो छोटे लेवल पे काम कर रही है लेकिन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तो ऐसी कंपनी पे दाव लगाने के लिए आपको देखना पड़ेगा किसका एक्टिविटी रेशो अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी एफिशिएंसी बढ़िया है तो आज नहीं तो कल वो ग्रोथ करने वाली ही है। चांसेस तो हैं, एटलीस्ट चांसेस हैं, तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, बहुत सारी कंपनी आपके सामने होती है तो आपको देखना होता है कि किसका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है। मान लो कुछ लोग होते हैं कि जिनको सेफ एंड सिक्योर काम करना है तो वो देखेंगे कौन कौन सी बड़ी कंपनी है, उनका प्रॉफिट का लेवल क्या है, उनका प्रॉफिट का स्टेटस क्या है। तो ये रेशो आपकी हेल्प करेगा प्रॉफिट के उस स्टेटस को आपको बताने के लिए। बेनिफिट क्या होगा? आप इजीली उनके फंडामेंटल्स को देख के ये समझ पाएंगे कि हमें इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, सो दैट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहे। 12th क्लास के अंदर इस लेसन को इसीलिए डाला गया है ताकि फाइनेंशियल मार्केट से बच्चे ऑलरेडी जो उसके बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसको क्लियर करके आएँ। लेकिन होता क्या है, अपने यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग बच्चा ये लेसन पढ़ता तो है लेकिन सिर्फ इसके क्वेश्चन करने के लिए।
उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर कि ये क्या मार्केट है, ये क्या रेशो है, कैसे काम करते हैं, किसी कंपनी का फंडामेंटल हमें कैसे देखना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास के लेवल से, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में तो आप देखेंगे कि आप मैजिशियन तो बन ही गए हैं, साथ में अपने बहुत लोगों के पैसों को ग्रो किया है अपने पैसों के साथ में। चलो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट रेशो है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो जो मैंने आपको बोला शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बात करता है, मतलब शॉर्ट टर्म असेट यानी करंट असेट और करंट लायबिलिटी का रेशो है। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। आप लोगों के एग्जाम के पर्पज से करंट रेशो को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आ जाता है वर्किंग कैपिटल रेशो निकालिए, यानी वो करंट रेशो निकालने की बात ही कर रहा है। फॉर्मूला है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। आइडियल रेशो है 2:1। 2:1 का मतलब है आपकी करंट लायबिलिटीज के सामने आपकी करंट एसेट होनी चाहिए डबल। अगर डबल है या उससे ज़्यादा है आप इजीली उनको उधार में माल दे सकते हैं, आप इजीली उनके साथ में डील कर सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। लिक्विडिटी रेशो क्या सेकंड रेशो है क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो और लिक्विड रेशो। वो है लिक्विडिटी और ये है लिक्विड। तो क्विक रेशो भी इसी का नाम है। एसिड टेस्ट मतलब एसिड कैसे होता है, तुरंत डलते ही जला देता है हाथ को, तो कैसे तुरंत काम करता है। तो सिमिलरली हमें ऐसा रेशो चाहिए, ऐसी एसेट चाहिए जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सके। करंट एसेट में कुछ एसेट ऐसी है जिनको इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जिनको इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर लिक्विड एसेट निकालनी है हमको, तो लिक्विड एसेट निकालने के लिए करंट एसेट में से हमें 3 चीज़ों को माइनस करना होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे ये 3 चीज़ें कौन कौन सी है जो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ये 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री को इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जी हाँ, कस्टमर आएगा तभी आएगा, माल बिकेगा तभी बिकेगा। आप लोग ऐसे चाहो कि अभी मैं इन्वेंट्री पूरी जीरो कर लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्वेंट्री को इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब पहले से किसी को एक्सपेंस का पेमेंट आपने कर दिया है, ऑब्वियसली बात है उसको निकलवाना बहुत भारी काम है। मैंने कभी कल मुझे 300 रुपीज़ का रिचार्ज करना था, लेकिन मैंने गलती से 3000 का रिचार्ज कर दिया, तो क्या मुझे मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस वापस मिलेगा? बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और थर्ड आइटम है एडवांस टैक्स। जी हाँ दोस्तों, बच्चों जो कि दोस्त बन चुके हो, तो जी हाँ दोस्तों, ये जो एडवांस टैक्स है ये हमने गवर्नमेंट को जमा करा दिया है। और गवर्नमेंट, मान लो मेरा टैक्स नहीं बन रहा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि टैक्स बनेगा, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, और मैंने इस बेसिस के ऊपर टैक्स जमा करा दिया, लेकिन ये नहीं हुआ, तो मुझे रिफंड चाहिए। तो रिफंड मेरे बोलने से नहीं आएगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उन्हें वो रिफंड कब करना है। मे बी 7 days, मे बी 7 month, वी डोंट नो। तो इजीली तो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जब मर्जी हो तभी होगा। ठीक है, तो ये 3 एसेट ऐसी है जिनको हम लोग तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमने क्या कर दिया है, इनको लेस करके निकाला है लिक्विड एसेट। इज इट क्लियर? अच्छा, ये हो सकता है इस लेसन की जो प्री रिक्वायरमेंट है ना, वो ये है कि आपको बैलेंस शीट के सारे हेड और सब हेड की नॉलेज होना जरूरी है। देखो क्या है इसमें रेशो में यही आएगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो क्रैकिंग कॉमर्स के प्रीवियस वीडियोस में आप जाइए, वहाँ पर हमने बैलेंस शीट को पूरा फुल ऑन दिखाया है। तो बैलेंस शीट का खुद का अपना एक क्वेश्चन आता है, साथ में वो रेशो एनालिसिस में भी काम में आता है। तो आपको डबल बेनिफिट होने वाला है, आपको उस लेसन में भी काम आ जाएगा और आपका यहाँ भी काम हो जाएगा। लेकिन सपोज करो कि आप एक ही वीडियो में सब कुछ देखना चाह रहे हो, तो मैंने ये कोशिश करी है कि यहाँ पर मैं जैसे जैसे रेशो आते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाऊँगा कि करंट एसेट में क्या, करंट लायबिलिटीज़ में क्या, शेयर होल्डर फंड में क्या, सो दैट आपको बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं करंट एसेट में क्या आता है, लर्न करना पड़ेगा लेकिन भाई। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट आते हैं इसके अंदर, जहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, शॉर्ट टर्म लोन्स अगर आपने दिए हैं किसी को तो वो यहाँ पर आते हैं। इन्वेंट्रीज, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल, स्टोर एंड स्पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये क्या लॉजिक है? जब आप बैलेंस शीट का लेसन पढ़ोगे तो वहाँ पर हम बोलेंगे इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल भी इंक्लूड है, स्टोर एंड स्पेयर भी इंक्लूड है। लेकिन जब आप रेशो एनालिसिस लेसन पढ़ोगे तो हम आपको बोलेंगे जी नहीं, रेशो एनालिसिस पढ़ रहे हो तो आप इनको क्या करो, आप इनको इन्वेंट्री में डील मत करो, ये इन्वेंट्री नहीं है।
अब आप पूछोगे सर ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें क्यों हैं? देखो ये फॉर्मेट आपका फिक्स है, ये बन के आया है, आगे से हमें सिर्फ फॉलो करना है। तो ठीक है, जब बैलेंस शीट बनाओ तो लूज टूल को बोलना वो बैलेंस शीट के इन्वेंट्री में आता है। जब रेशो करो तो आप बोलना कि ये रेशो में इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल नहीं आता है। डन, ओके। लूज टूल भी नहीं और स्टोर एंड स्पेयर भी नहीं, ठीक है, स्टार मार्क कर देता हूँ यहाँ पर मैं, ये लो। ट्रेड रिसीवेबल दो चीज़ों से मिलके बना है, बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स, ये यहाँ आते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अच्छा एक बात और यहाँ पर, अगर आप डेटर्स ले रहे हो तो डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेना है। देखो जब आप बैलेंस शीट पढ़ोगे तो बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है लाइबिलिटी साइड में, लेकिन जब आप रेशियो एनालिसिस पढ़ोगे तो आपको डेटर्स जो है वो नेट डेटर्स लेने हैं, मतलब डेटर्स में से प्रोविजन लेस कर दो वो वाले डेटर्स लेने हैं, ठीक है, ओनली डेटर्स नहीं, डेटर्स लेस प्रोविजन, याद रहेगा। मैं इसको भी स्टार लगा देता हूँ सो दैट ये वीडियो जब आप दोबारा कभी देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, अरे यार हाँ ये चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैं याद रखनी है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और अदर करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, एक्रूड इनकम, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हमें लर्न मोटा मोटी हो ही गया है। लर्न का बेसिकली मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपको याद रखना है, जब चीज़ें सामने आए तो उनको पहचान लेना है कि ये करंट एसेट है और ये करंट लाइबिलिटीज़ है, बस इतना सा काम है। करंट लाइबिलिटीज में देखते हैं क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो मोटा मोटी काम में आता है वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का जो मेन है वो बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। बार बार आपको ये वर्ड यूज में आया हुआ मिलेगा, समझ जाना करंट लाइबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में एक प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रेड पेबल में दो, क्रेडिटर्स एंड बीपी। अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेनली काम में आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, इंटरेस्ट ड्यू ऑन बोरोइंग और कॉल्स इन एडवांस। दो चीजें यहाँ मेनली काम में आती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड कॉल्स इन एडवांस। चले आगे, यस। एक और चीज़ है इसके अंदर, करंट रेशियो जब आप पढ़ रहे हो, मतलब लिक्विडिटी रेशियो जब आप पढ़ रहे हो तो आपको समझना होगा वर्किंग कैपिटल रेशियो किसको बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशियो का मतलब है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये बहुत काम आने वाला है अभी आपके। लिक्विडिटी रेशियो से बड़े क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मतलब छोटे लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको देखना होगा उनमें क्या चीज़ टेक्निकल है। तो मैं वन बाय वन बहुत सारे एग्जांपल्स आपके लिए लेकर आया हूँ, आपको वन बाय वन बताता हूँ यहाँ पर मैं, आप देखो कौन से क्वेश्चन में क्या चीज़ टेक्निकल है, ठीक है। देखो यहाँ पर सपोज एक लिस्ट दी हुई है हमको, तो सबसे पहले तो मैं क्या करना होता है, अच्छा कलरफुल क्यों है, मैंने ऑलरेडी क्या करी है, थोड़ी सी मेहनत करी है और जितने भी आइटम लिखे हुए हैं, जो भी करंट एसेट के आइटम है उनको येलो मार्क कर दिया है और जो भी करंट लाइबिलिटीज़ के आइटम है उनको ब्लू मार्क कर दिया है, ठीक है। जैसे अच्छा जो दोनों नहीं है, करंट एसेट भी नहीं है और करंट लाइबिलिटी भी नहीं है, उनको मैंने वाइट रहने दिया है, ठीक है। नाउ ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ नॉन करंट एसेट है भाई, मतलब इन्वेस्टमेंट आया या ट्रेड इन्वेस्टमेंट आया, जब तक उसके आगे ना लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तब तक इन्वेस्टमेंट हमेशा ही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। एक बात, मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑब्वियसली बात है नॉन करंट एसेट है, गुडविल नॉन करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यस मैंने इसको येलो किया है, वैसे तो ये करंट लाइबिलिटीज में आता है लेकिन ये लेस होने वाला है किसमें से, डेटर में से, तो मैंने इसको एक बार येलो कर लिया है, वैसे ही ये करंट लाइबिलिटीज में आता है लेकिन मैं लेस करूंगा किसमें से, डेटर में से। स्टार लगाया था मैंने, आपको बताया था डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स करना है आपको। कैश एंड बैंक बैलेंस करंट एसेट है, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटीज है, रेंट पेबल करंट लाइबिलिटीज है, डिविडेंड पेबल करंट लाइबिलिटीज है, डिबेंचर्स नॉन करंट लाइबिलिटीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटीज है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटीज है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है, एक्रूड इनकम करंट एसेट है। हमने लिस्ट फ्रेम कर ली यहाँ पर, ये बस याद रखना प्रोविजन जो है ना वो माइनस होगा, प्रोविजन जो है ना वो माइनस होगा, वो माइनस में लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, ठीक है। टोटल लगाया हमने तो करंट एसेट का टोटल आ रहा है 7,20,000, जहां पर करंट लाइबिलिटीज का टोटल आ रहा है 2,40,000। क्या आपको फॉर्मूला लर्न है, यस क्या आपको फॉर्मूला लर्न है, करंट रेशियो का फॉर्मूला याद है, पता है आपको क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज 720 डिवाइड बाय 240, रेशियो आ गया 3:1। हमारा आइडियल रेशियो था 2:1, इसका मतलब ये तो बहुत अच्छा है जी हाँ। सेकंड है
लिक्विड एसेट, तो आपको क्या करना है, करंट एसेट में से 3 चीजें माइनस करने के लिए कहा था मैंने। फर्स्ट इन्वेंट्री, सेकंड प्रीपेड, थर्ड एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इन्वेंट्री दी हुई है और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, लेस कर दूंगा। ये आ गई लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, रेशियो आया 1.33:1। आइडियल रेशियो है 1:1 और यहाँ पर है 1.33:1। यस, इसका लिक्विड रेशियो भी बहुत अच्छा है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। 1 बाय 1 में सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मतलब अगर आपने बुक भी परचेज नहीं किया हुआ है ना और आप ये रेशियो यहाँ पर पढ़ रहे हो तो ऑलमोस्ट मैं सारे के सारी प्रॉब्लम्स कवर कर लूँगा। और इसके बाद में जब सैम्पल पेपर्स वगैरह आपके आएंगे वहाँ पर आप देखना कि क्या इनके अलावा कुछ नया क्वेश्चन वहाँ पर पुट किया है क्या, या फिर आपके स्कूल का टीचर जब एग्जाम लेता है तो अभी चेक करो क्या इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन बनता है क्या। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन मैं कवर कर लूँगा यहाँ पर और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जब आप स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 45,000, हमें निकालना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है आप मुझे बता सकते हैं क्या? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, राइट, यही होता है। वर्किंग कैपिटल आपको दिया हुआ है 45,000 रुपीज़ और आपके पास करंट एसेट भी नहीं है लेकिन करंट लायबिलिटीज निकल सकती है। कैसे? टोटल डेट से आप लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दो। टोटल डेट का मतलब है टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज में से आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज माइनस कर दो तो जो बचेगा वो होगा करंट लायबिलिटीज। तो ये करंट लायबिलिटीज बच गई 30,000 रुपीज़। तो करंट एसेट इज इक्वल टू 45,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 75,000। ये आपकी करंट लायबिलिटीज थी, ये आपकी करंट एसेट है। ओह ज़्यादा लगा दिया एक जीरो भाई ज़्यादा लग गया है, तो ये हो गया, ये आपकी करंट लायबिलिटीज है, करंट एसेट है, आंसर। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अब देखते हैं और दूसरे क्वेश्चन करके देखते हैं। सर ये तो इजी था, ये तो स्टार्टिंग क्वेश्चन था ना, पहला क्वेश्चन कर रहे हो, स्टार्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चेक करते हैं क्या दूसरे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं क्या। करंट रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर, वर्किंग कैपिटल करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, बराबर है। यहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो बताओ। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल दे रखी है 6,30,000। मतलब करंट एसेट में से अगर मैं करंट लायबिलिटीज को माइनस करूंगा तो बचना चाहिए 6,30,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं करंट एसेट कितनी है। करंट एसेट है 8,40,000। जी नहीं, आपको करंट एसेट के अलावा इन्वेंट्री भी दिया हुआ है आगे से। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस करंट एसेट में इन्वेंट्री को जोड़ देते हैं, ऐड कर दिया। अरे भाई करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री इनबिल्ट ही आती है, लेकिन आपको मैंने कहा था कि इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स को इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पर लूज टूल भी है, इस इन्वेंट्री में लूज टूल इंक्लूड है, इसका मतलब ये इस करंट एसेट में भी इंक्लूड है। तो आपको क्या करना है, इस करंट एसेट में से इस इन्वेंट्री को इस लूज टूल को माइनस कर देना है। तो जैसे ही लूज टूल को माइनस करोगे तो ये आ गई आपकी करंट एसेट विदाउट लूज टूल। तो करंट एसेट विदाउट लूज टूल माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, तो करंट लायबिलिटीज को वहां ले जाओ। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 735 माइनस 6,30,000 रुपीज इज इक्वल टू 1,05,000। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको करंट रेशो निकालना था, इस क्वेश्चन में आपको करंट रेशो निकालना था। आपके पास में करंट लायबिलिटीज आ गई, आपके पास में करंट एसेट है, करंट एसेट ये रही आपकी, करंट लायबिलिटीज ये रही आपकी। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज करना है आपको, तो आप डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 7:1। ओहो, ये तो बहुत 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 अच्छा है। आप इजीली इसको शॉर्ट टर्म में गुड्स दे सकते हैं उधार में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा रेशो है और इस रेशो के अंदर काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करंट लायबिलिटीज दे रखी है 350, करंट रेशो इज 3:1। देखो बहुत इजी सा है, करंट रेशो दिया हुआ है 3:1, आराम से। इसका मतलब अगर मैं डिनोट करूं तो ये करंट एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये करंट लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एसिड टेस्ट रेशो को हम बोलते हैं लिक्विड रेशो।
लिक्विड रेशो दिया हुआ है 1.75 रेशो 1, मतलब ये तो करंट रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड एसेट को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट लाइबिलिटीज को। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ये बहुत इजी बन जाएगा, जैसे ही आपको ये समझ में आएगा इसको आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो करंट रेशो का मतलब ये जो 3 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट एसेट को, ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट लाइबिलिटीज को। लिक्विड रेशो में ये जो 1.75 है ये है लिक्विड एसेट और ये जो 1 है ये करंट लाइबिलिटीज है। क्लियर है क्या? वो बोल रहा है कि आप बताइए करंट लाइबिलिटीज दी हुई है क्वेश्चन में, करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 3,50,000 रुपीज़, और आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पर आपको करंट एसेट निकालनी है, बताओ क्या होगी। यहाँ पर आपको निकालनी है लिक्विड एसेट, बताओ क्या होगी। और यहाँ पर आपको निकालनी है इन्वेंट्री, बताओ क्या होगी। ठीक है, मैथमेटिक्स का एक बहुत सिंपल सी चीज़, छोटा सा रूल यूज़ करूँगा और सारे के सारे आंसर ऐसे ही निकल जाएंगे बिना किसी एक्स्ट्रा बोलते हैं ना माइंड को अप्लाई किए हुए। क्या करना है अपने को, करंट लायबिलिटी देखो कहाँ पर है, ये रही, जिसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की वैल्यू है 350, तो करंट एसेट 3 की वैल्यू कितनी होगी, करंट एसेट 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आ जाएगा 10,50,000। ठीक है, 1 की वैल्यू है 350, 1 की वैल्यू है 350, तो लिक्विड रेशो में लिक्विड एसेट की वैल्यू कितनी होगी, 350 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1.75, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.75 इज इक्वल टू 6,12,500। और आपको इन्वेंट्री निकालनी है, तो आप देखो करंट एसेट में से लिक्विड एसेट को माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो है इन्वेंट्री, 10,50,000 है, माइनस 6,12,500 मैंने किया, तो ये आ गया 437। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये कौन सा नया फॉर्मूला लेकर आए आप कि करंट एसेट में से लिक्विड एसेट को माइनस कर दो तो इन्वेंट्री आ जाएगी। देखो करंट एसेट में से 3 चीज़ें माइनस होती है, इन्वेंट्री, प्रीपेड और एडवांस टैक्स। क्वेश्चन में एडवांस टैक्स है नहीं, प्रीपेड दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब करंट एसेट और लिक्विड एसेट के बीच का डिफरेंस जो होगा वो इन्वेंट्री है। सीधा आंसर आ गया। तो ये इजी था, आपको समझ में आया। ये फंडा कैसे लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या ये नया है या आपको लगता है कि नहीं सही, तो यूजुअली हम कर ही रहे थे यूज़ में, तो कोई इशू नहीं है, हम आगे का देखते हैं। हो सकता है मेरे फंडे आपको नए रेशोज़ में या कुछ रेशोज़ के अंदर अलग लगे, तो आप उनको फॉलो करिए। अगर फंडा आपके स्कूल के टीचर का या क्लासेस के टीचर का अच्छा लग रहा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि मैं इसको थोड़ा सा ईजी बना दूँ आपके लिए। तो वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है वापस से 30,000 रुपीज़, ठीक है, और यहाँ पर करंट रेशो दिया हुआ है, करंट रेशो है 2.5:1। ओके, तो इसको मैं बोल दूं करंट एसेट है, इसको मैं बोल दूं करंट लायबिलिटीज है, बराबर है। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सा, अगर करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करूं तो क्या आता है, वर्किंग कैपिटल आता है। इसका मतलब 2.5 में से अगर मैं 1 को माइनस करूं तो वर्किंग कैपिटल कितना आ गया, 1.5। 1.5 वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दे रखी है 30,000। देखो आपके सामने ही है, ये रहा। अगर मैं बोल रहा हूँ 2.5 करंट एसेट है, 1 जो है वो करंट लायबिलिटीज है, तो 2.5 माइनस 1 किया तो क्या आ गया, वर्किंग कैपिटल आ गया 1.5। वर्किंग कैपिटल 1.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30,000 दे रखी है। तो बताओ 2.5 यानी करंट एसेट की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू 50,000 रुपये। ठीक है, अगर 1.5 की वैल्यू मतलब वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दे रखी है 30,000 रुपीज़, तो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी होगी, 20,000 रुपीज़। तो ये आ गई करंट एसेट, ये आ गई करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में बोल रहे हैं बताओ लिक्विड रेशियो क्या होगा अगर इन्वेंट्री है 26। तो देखो इस करंट एसेट में से अगर मैं इन्वेंट्री माइनस कर दूं तो जो आएगा वो होगा लिक्विड एसेट, यानी कि ये लिक्विड एसेट। क्या करना है, करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो क्या है, लिक्विड एसेट। उस लिक्विड एसेट में करंट लायबिलिटी का डिवाइड कर दो,
तो जो आएगा वो है 1.2:1। ये है आपका लिक्विड रेशियो। बहुत आराम से हो रहा है। अरे 1-1 मिनट के क्वेश्चन होते हैं, 1-2 मिनट लास्ट लगते हैं, ठीक है। आप इजीली कर सकते हो, थोड़ा सा एक्सपर्ट बन जाओ, चीज़ों को पढ़ने का नज़रिया चेंज करो और आप जादूगर बनने वाले ही हो। और ये लेसन आपके बहुत काम आने वाला है अगर आपको इन फ्यूचर में अपनी इनकम के अलावा साइड इनकम के रूप में फाइनेंशियल मार्केट की तरफ देखना है, तो आपको इसके बेसिक फंडामेंटल्स तो पता होने ही चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, अड़ोसी ने बोला ये ले लो, पड़ोसी ने बोला वो ले लो, वो भी बर्बाद हुआ, आप भी हुए, फिर आप कभी नहीं जाएंगे इस मार्केट में, क्योंकि इस मार्केट में पैसा बहुत लग जाता है। तो ये लेसन हमने आपको इसलिए रखा है यहाँ पर, ताकि आप एजुकेशनल लेवल पे इसको सीखो कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके रेशो को एनालिसिस करना आना चाहिए, ठीक है। करंट एसेट दी हुई है 750, करंट रेशियो है 3:1। अगर क्रेडिट का, अच्छा देखो, करंट रेशियो दिया हुआ है 750, राइट, और करंट रेशियो क्या दिया हुआ है इन्होंने 3। इसका मतलब हो गया करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो अगर मैं बोलूँ 3 = 750 अपॉन करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी = 750 अपॉन 3, तो कितना आएगा बताओ, 2,50,000। मतलब इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि आपका करंट एसेट तो है 750 और करंट लायबिलिटीज है 250, डिवाइड करोगे 3 आएगा। अब वो पूछ रहा है क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, कितना रुपया, 50,000 के क्रेडिटर का पेमेंट करना है। तो क्रेडिटर का पेमेंट करोगे तो करंट लायबिलिटीज कम हो जाएगी ना, लेकिन सेम टाइम पे कैश भी तो कम होगा। एक तरफ जहां पर क्रेडिटर कम होंगे क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया, तो सेम टाइम पे कैश भी तो कम होगा, नहीं होगा क्या, कैश भी कम होगा। तो इसका मतलब पेमेंट होने के बाद में जो पोजीशन बनेगी वो बनेगी कुछ ये, ऊपर से 50 कम, नीचे से भी 50 कम, 7 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, तो रेशो बनेगा 3.5:1। बस यही पूछा है उसने, आप बताओ कि पेमेंट करने के बाद में करंट रेशो क्या बनने वाला है। चलो बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की। मैं यहाँ पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सो दैट मैंने कोशिश की है कि पूरा का पूरा लिक्विडिटी रेशो को मैं कवर कर पाऊँ और आपको ये बेनिफिट मिले कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से इजीली तरीके से कर पाओ। हालांकि मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरा वीडियो शॉर्ट बने, आप लोग इजीली इसको समझ पाएँ, लेकिन आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए डिवाइडेशन करने की, सो दैट आप लोग रेशो ईजिली निकाल सके। करंट लायबिलिटीज दे रखी है यहाँ पर, करंट लायबिलिटीज गिवन है यहाँ पर 80,000 रुपीज़, और करंट रेशो भी दिया हुआ है यहाँ पर, करंट रेशो दिया हुआ है 2.5। तो अगर मैं बोलूँ करंट एसेट का पता नहीं है लेकिन नीचे करंट लायबिलिटीज दे रखी है 80,000, तो क्या आप करंट एसेट का पता लगा सकते हो क्या? तो आंसर आएगा यस सर, हम लगा सकते हैं। करंट एसेट आ गई 2 लाख रुपए। आइए, ये कैसे हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई किया भाई, ये लो भाई। तो करंट एसेट आ गई अपने पास में, यहाँ पर करंट लायबिलिटीज दी हुई है और ये करंट एसेट भी आ गई है अपने पास में, दोनों आ गए, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि परचेज करना है कुछ गुड्स उधार में परचेज करिए गुड्स को, और आप बताइए हमारे इस रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये रेशो कैसे था, देखो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी का रेशो था हमारा, और यहाँ पर लिखा मैंने 2 लाख करंट एसेट थी और 80,000 रुपीज़ का करंट लायबिलिटी था। डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। अब वो चाहते हैं कि हमें गुड्स परचेज करना है, मतलब अगर मैं गुड्स परचेज करूँगा तो यहाँ पर गुड्स ऐड होंगे, तो यहाँ पर क्या ऐड होंगे, क्रेडिटर्स ऐड होंगे। उधार में लूँगा गुड्स को मैं, तो ऊपर तो स्टॉक ऐड हो जाएगा लेकिन नीचे क्रेडिटर ऐड होंगे। तो चलो हम लोग कर लेते हैं फटाफट से। 2 लाख करंट एसेट के अंदर स्टॉक और आ गया, स्टॉक लिया है आपने 20,000 रुपीज़ का, उधार में लिया है। उधार में जब लेते हो आप तो नीचे क्या होंगे, आपके क्रेडिटर्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2,20,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो रेशो बन जाएगा 2.2:1। इंक्रीज नहीं, डिक्रीज हो रहा है रेशो आपका डिक्रीज हो जाएगा अगर आप उधार में गुड्स लेते हो तो डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, बहुत इजी सा होता है।
यहां पर आपको करंट रेशो दिया हुआ है, करंट रेशो दिया हुआ है, करंट रेशो इज इक्वल टू 3:1, मतलब ये करंट एसेट है और ये करंट लाइबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिक्विड रेशो दिया हुआ है, लिक्विड रेशो है 1.2:1, यानी कि ये लिक्विड एसेट है और ये करंट लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 1,80,000। देखो पहली बात तो है ये करंट एसेट है, ये करंट लाइबिलिटीज है, तो वर्किंग कैपिटल कितना हो गया अपना 2, राइट। वर्किंग कैपिटल कितना हो गया अपना 2। अगर ये करंट एसेट है, ये करंट लाइबिलिटीज है, तो वर्किंग कैपिटल कितना हो गया 2 की वैल्यू दे रखी है 1,80,000। अब मुझे बताओ किस किस की वैल्यू निकालनी है। मुझे निकालनी है करंट एसेट की और इन्वेंट्री की। तो करंट एसेट की वैल्यू कितनी है 3 करंट एसेट की वैल्यू कितनी होगी जरा बताना। डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 2,70,000 रुपीज़। ये तो हो गई करंट एसेट, ये लो भाई, ये तो आ गई करंट एसेट। अब इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है मुझे, इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। क्या आप में से कोई प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे, जो प्रीवियस मैंने क्वेश्चन किए उसके बेसिस पे निकाल के बता सकता है इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी? याद है क्या कुछ? मैं बताता हूँ। देखो आपको ये करंट एसेट है, ये लिक्विड एसेट है। आपको मैंने कहा था करंट एसेट और लिक्विड एसेट के बीच का डिफरेंस अगर कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो वो इन्वेंट्री होता है। वैसे तो 3 चीज़ें होती है, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इन्वेंट्री। तो क्योंकि इन्वेंट्री तो होगी ना, बिना इन्वेंट्री के काम कैसे होगा? तो इन्वेंट्री तो होगी, भले प्रीपेड ना हो, एडवांस टैक्स ना हो, लेकिन इन्वेंट्री तो होगी। तो ये हो गया इन्वेंट्री। तो यहाँ पर करंट रेशो के अंदर देखा हमने करंट एसेट है 3 और लिक्विड रेशो में देखा लिक्विड एसेट है 1.2, तो यहाँ पर इन्वेंट्री आ गई 1.8। लगा दो, रूल अप्लाई कर दो। 2 की वैल्यू अगर 180 है तो 1.8 की वैल्यू कितनी होगी? डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1.8, ये है आपकी इन्वेंट्री। 1,62,000 रुपीज ओनली। हो गया। देखा आपने कितना आसानी से हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जबकि टीचर बोलेगा एक्स बनाओ, वाई बनाओ, ऐसा करो वैसा करो। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको सिंपली मैथ के एक टर्म्स को यूज़ करने की जरूरत है। और करंट रेशो तो अब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनने वाला है, आप इसके क्वेश्चन सारे इजीली कर पाओगे। देखो सारे क्वेश्चन सेम से ही हैं। फाइंड आउट टोटल करंट एसेट एंड टोटल करंट लाइबिलिटीज। अगर करंट रेशो दिया हुआ है, किक रेशो दिया हुआ है, तो देखो अगर करंट रेशो दिया हुआ है 3.5:1, इसका मतलब क्या है? ये करंट एसेट है, ये करंट लाइबिलिटी है। सिमिलरली आपको लिक्विड रेशो भी दिया हुआ है 2:1, तो ये लिक्विड एसेट है और ये करंट लाइबिलिटीज है। अब क्या पूछा जा रहा है वो आपसे, करंट एसेट बताओ। इन्वेंट्री दी हुई है, इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है आपको 48,000 रुपीज़। देखो करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट इज इक्वल टू इन्वेंट्री। तो करंट एसेट में से लिक्विड एसेट को माइनस करो, ये करंट एसेट है, ये लिक्विड एसेट है, तो ये आ गई इन्वेंट्री की वैल्यू। अब बताओ क्या निकालना है? 1.5 की वैल्यू दे रखी है आपको 48,000 रुपीज़। तो आपको जो निकालना है वो निकाल सकते हैं आप लोग। अगर आपको करंट एसेट निकालना है तो 3.5 की वैल्यू कितनी होगी निकाल लो। अगर आपको करंट लाइबिलिटीज निकालनी है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी निकाल लीजिए। ये तो कर लेंगे ना आप लोग। अरे भाई 48,000, अगर आपको ये निकालना है तो डिवाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 कर देना, तो आपकी करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको करंट लाइबिलिटीज निकालनी है, ये करंट लाइबिलिटीज आ गई। आई होप कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है। क्विक रेशियो निकालना है। अगर वर्किंग कैपिटल दी हुई है 250, तो वर्किंग कैपिटल दी हुई है 2,50,000 रुपीज। अब तो वर्किंग कैपिटल में मजा आने लग गया होगा ना कि वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल अब हमारे लिए एक बर्डन नहीं है। वर्किंग कैपिटल इज गुड कि अगर वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन आया तो हम लोग इजीली करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये फॉर्मूला होता है और उसकी वैल्यू है 250। यहाँ पर आपको दिया हुआ है टोटल डेट और दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेट। तो अगर टोटल डेट में से
लॉन्ग टर्म को माइनस कर दूं तो करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी। तो 4 लाख माइनस 320 यानी कि 80,000 आ गया। तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दे रखी है 2,50,000 रुपीज़। करंट एसेट का पता नहीं है, लेकिन करंट लाइबिलिटीज का पता है मुझे 80,000 रुपीज़। तो करंट एसेट इज इक्वल टू ये लो, करंट एसेट तो आ गई अपने पास में। आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट क्विक रेशो। क्विक रेशो के लिए हमें करंट एसेट मिल चुकी है, करंट लायबिलिटीज हमने निकाल ली है। ये करंट लायबिलिटीज है, ये करंट एसेट है। हमें क्या चाहिए, अगर क्विक रेशो निकालना है, क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी तो मुझे पता है 80,000 रुपीज़, सिर्फ मुझे करना क्या है, लिक्विड एसेट निकालना है। लिक्विड एसेट के लिए इस करंट एसेट में से मुझे माइनस करनी पड़ेगी 3 आइटम्स, इन्वेंट्री फर्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस सेकंड, और एडवांस टैक्स थर्ड। क्वेश्चन में प्रीपेड दिया हुआ है, इन्वेंट्री दी हुई है, एडवांस टैक्स नहीं है, तो 2 लाख और 10,000 माइनस कर दो, तो ये बच जाएगा 1,20,000। डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 1.5:1। है ना इजी। अब तो आपने देखा लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के दिए हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टीचर सॉल्व कर रहा होता है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब आप खुद करने जाते हो तो आपसे नहीं होता है। तो आप करना ये कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं आप खुद से बैठ के सॉल्व करने का ट्राई करना, और बाद में नहीं होता है तो आप एक बार चेक कर लेना कि कैसे किया गया है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ईजी लगने वाला है। ठीक है, करंट एसेट दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज दी हुई है, तो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी यानी कि करंट रेशो आपको दिया हुआ है 6 लाख दिया हुआ है यहाँ पर, नीचे दिया हुआ है 4 लाख, वो पहले से गिवन है। अगर डिवाइड करोगे तो रेशो आ जाएगा 1.5:1। चलो ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है अरे रुको, आपको ये 6 लाख डिवाइड बाय 4 लाख तो रखना है, लेकिन कुछ तो ऐसा करना है कि जो रेशो है ना वो 2 मेंटेन हो जाए। और वो कुछ क्या करना है आपको करंट लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना है। तो मुझे कुछ तो करंट लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, और जितने रुपए का करंट लाइबिलिटी का पेमेंट करूँगा उतना कैश भी तो जाएगा। जितने रुपए की करंट लाइबिलिटी का पेमेंट करूँगा, मान लो मैंने x रुपए की करंट लाइबिलिटी का पेमेंट किया है, x में भी एनीथिंग एल्स, 2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 5,000 रुपये, 50,000 रुपये, 50,000, 1 लाख, 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़। तो जितने रुपए की भी करंट लाइबिलिटी का पेमेंट करूंगा उतने रुपए का कैश भी चला जाएगा। राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो इसको, तो ये आ जाएगा 8 लाख माइनस 2x, तो 2x यहाँ आ जाएगा और 6 लाख वहाँ चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 लाख। x की वैल्यू 2 लाख आ गई। ऐसे नहीं मानेंगे, चेक करेंगे भाई हमने जो किया वो सही किया कि नहीं किया। तो 6 लाख का रेशो था, मान लो x की वैल्यू 2 लाख है, नीचे 4 लाख था, x की वैल्यू 2 लाख है, चेक करते हैं, ऊपर बचेगा 4 लाख, नीचे बचेगा 2 लाख, डिवाइड करो, आंसर आ गया 2:1, रेशो मेंटेन। आप चेक कर सकते हो भाई, मतलब कोई माने या नहीं माने आप खुद को चेक कर सकते हो कि मैंने जो किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो आपने चेक किया, यस 2:1 मेंटेन हो रहा है क्या, तो आंसर है यस 2:1 मेंटेन हो रहा है। इस रेशो के अंदर दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि कुछ ट्रांजैक्शन दिया होता है, उस ट्रांजैक्शन को देख के आपको पता लगाना होता है कि इसकी वजह से रेशो के अंदर इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या नो चेंज होगा। तो मैंने कोशिश करी है कुछ ऐसे क्वेश्चंस को आपके लिए सॉल्व करने की, क्योंकि सिर्फ ये लिख दिया इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा उससे नंबर नहीं मिलेंगे। यू हैव टू गिव रीज़न कि क्या आपने किया, कैसे आपने बताया कि इसके अंदर रेशो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो 1 बाय 1 देखते हैं। मेन प्रॉब्लम मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, कोशिश करते हैं कि आपका उन प्रॉब्लम से पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाए। ठीक है, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज़, वो पूछ रहे हैं अगर आप करंट लायबिलिटीज़ का पेमेंट करते हो तो क्या आपके रेशो में फ़र्क पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि करंट रेशो जो है वो 2:1 है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ 200/100 है, 2:1 आएगा।
अब मैं चेक करता हूँ कि करंट लायबिलिटी का पेमेंट करके देखता हूँ इससे मेरे रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कोई भी करंट लायबिलिटी का पेमेंट करता हूँ, लेट सपोज मैंने 10 रुपये की करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, तो करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन साथ में 10 रुपये से मेरा कैश भी कम हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 190/90, तो रेशो हो गया 2.1:1, रेशो विल इंक्रीज। तो आप इसमें रीजन देंगे बिकॉज ऑफ पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट एज वेल एज करंट लायबिलिटीज बोथ विल डिक्रीज, रेशो विल इंक्रीज। ठीक है, यहां पर चेक करते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में माल लिया है आपने, तो मान लेते हैं आपका करंट रेशो जो था वो था 200/100, आइडियल रेशो था 2:1 था, आपने उधार में माल लिया है। लेट सपोज आपने 10 रुपये का स्टॉक लिया है उधार में लोगे तो आपका बनेगा क्रेडिटर, तो ये हो जाएगा 210/110, डिवाइड करके देखते हैं हम लोग, 210 डिवाइड बाय 110, तो ये आता है 1.909, 1.909:1, रेशो विल डिक्रीज। आपको आंसर देना है एज वी आर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, तो स्टॉक विल इंक्रीज, यानी करंट एसेट एज वेल एज करंट लायबिलिटीज बोथ विल इंक्रीज, रेशो विल डिक्रीज। बात करते हैं बी आर रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, तो अगेन वापस मैं बना लेता हूँ यहाँ पर 200/100, ये आइडियल रेशो है मेरा, और एक ट्रेड रिसीवेबल ने मतलब एक ट्रेड रिसीवेबल मतलब मान लेते हैं डेटर्स ने आपको बी आर दे दिया, तो आपके डेटर्स कम हो गए, साथ में आपके बी आर बढ़ गए, रेशो नो चेंज। आप बताओगे करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, सेम टाइम पे करंट एसेट वापस इंक्रीज हो रही है, रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट। बी आर एंडोर्स टू ट्रेड पेएबल, करंट रेशो ले लेते हैं एग्जांपल के लिए अपन 200/100, हमने क्या किया है, हमने बी आर को एंडोर्स कर दिया, बी आर एंडोर्स, अच्छा एंडोर्स क्या होता है, अपने पास में बी आर पड़ा है, असेट है, वो हमने किसी और को दे दिया, अपनी लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए दे दिया। ठीक है, तो बी आर एंडोर्स कर दिया, अपने यहाँ से बी आर गया, सामने से क्रेडिटर भी कम हो गया, क्योंकि जिसको दिया वो भी तो कम हो गया, तो रेशो क्या हो जाएगा, रेशो ये वाला हो जाएगा 2.1:1, रेशो विल इंक्रीज। अब डिवाइड करके देख लेना, आपका रेशो इंक्रीज होता हुआ ही मिलेगा आपको। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया अपन, तो वही अपना फंडा एकदम क्लियर रखो, आइडियल रेशो बना लो आप। यहाँ पर करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे, कैश जाएगा और क्रेडिटर भी कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 190/90, तो 2.1:1, रेशो विल इंक्रीज। पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करना है, वापस से बना लो 200/100, नॉन करंट लायबिलिटीज तो इस रेशो में आती नहीं है, क्यों, ये करंट रेशो है, ये करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटीज है, नॉन करंट एसेट नहीं आती है, लेकिन पेमेंट तो कैश में हुआ है, पेमेंट कैश में हुआ है, तो ये आ जाएगा 190/100। पेमेंट मतलब कैश तो गया ना अपने पास से, तो कैश गया तो ये आ गया 190/100, 1.9:1, रेशो विल डिक्रीज। यहाँ पर रेशो डिक्रीज हो जाएगा। देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो पेमेंट हो रहा है और एक नॉन करंट लायबिलिटीज का पेमेंट हो रहा है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज तो क्वेश्चन में आती नहीं है, मैंने पहले शायद असेट बोल दिया, नॉन करंट लायबिलिटीज तो क्वेश्चन में आती नहीं है, मतलब रेशो में आती नहीं है, तो रेशो में वो तो नहीं आएगी, लेकिन रीपेमेंट यानी कि कैश तो कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, रेशो डिक्रीज हो जाएगा। सेल ऑफ फिक्स असेट ऑन क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स, 2 मंथ्स की क्रेडिट पे आपने फिक्स असेट को बेचा है, तो अगेन अपना तो वही कर लो, करंट रेशो इज इक्वल टू 200/100। ये जो फिक्स असेट है ये नहीं आती है, ये करंट असेट है, ये करंट लायबिलिटीज है, फिक्स असेट तो नहीं आएगी, लेकिन इसको बेचने से 2 महीने के बनेंगे आपके डेटर बनेंगे, तो ये हो जाएगा 210/100, रेशो विल इंक्रीज। बात करते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट करना। फिर से बना लो इसको, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी कर लेते हैं, आइडियल रेशो होता है 200/100। तो हमने क्या किया, रिडम्पशन करना है डिबेंचर का, डिबेंचर आता है नॉन करंट लायबिलिटीज में, लेकिन वो तो यहाँ आता नहीं है, लेकिन इसका जो पेमेंट किया उसमें कैश जाएगा, कैश जाएगा तो ये हो जाएगा रेशो विल डिक्रीज। आपने सेल करी है
फिक्स एसेट भी इस रेशो में नहीं आता है। और डेफर्ड पेमेंट का मतलब है लॉन्ग टर्म आपके डेटर्स बनेंगे, वो भी करंट एसेट में नहीं आते हैं। नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा हमारे रेशो पे। हमारा रेशो जो है वो इंटैक्ट यानी कि सेम रहेगा 2:1, नो चेंज। दोनों ही चीज़ें, ना तो फिक्स एसेट और ना ही डेफर्ड पेमेंट, दोनों ही चीज़ें हमारे करंट एसेट को, करंट रेशो को इफेक्ट नहीं करती है। कन्वर्जन ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी इनटू इक्विटी शेयर, देखो नॉन करंट लाइबिलिटीज भी इस रेशो को इफेक्ट नहीं करता, एज वेल एज इक्विटी शेयर भी इफेक्ट नहीं करते, तो हम लिखेंगे नो चेंज, कोई चेंज नहीं आने वाला है। आप बताओगे इसका रीज़न कि एज नॉन करंट लाइबिलिटीज एज वेल एज इक्विटी शेयर दोनों के दोनों बोथ डू नॉट इफेक्ट द करंट रेशो, सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दिस रेशो। इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर फॉर कैश, लेट सपोज अपना करंट रेशो जो दिया हुआ है वो 200/100 है, आइडियल रेशो है 2:1 मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। हमने डिबेंचर का पेमेंट किया है, डिबेंचर तो नहीं आएगा लेकिन जो कैश है ना वो आएगा। यहाँ पर कैश यहाँ आया तो क्या हो गया, रेशो विल डिक्रीज, तो हम बोलेंगे रेशो डिक्रीज हो जाएगा। इशू कर रहे हैं शेयर डिबेंचर अगेंस्ट परचेज ऑफ असेट भी नहीं आती है और डिबेंचर भी नहीं आते हैं। डिबेंचर इशू हो रहे हैं और असेट के बदले में इशू हो रहे हैं, तो ना तो करंट असेट इंक्रीज होगी और ना ही करंट लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। नो चेंज, इसके अंदर भी आ जाएगा नो चेंज। ठीक है, यहाँ पर आते हैं सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। अब आप बोलोगे सर अब आप फंस गए, मैं पूछूंगा क्यों बच्चों, तो देखो आप तो 200 और 100 से करा रहे हो और यहाँ पर आ गया 40,000। तो जब, अच्छा मैंने अपने लिए एक सीक्वेंस बनाया है कि जब भी कोई अमाउंट दिया हुआ नहीं होगा तो मैं 200 और 100 लूँगा, लेकिन जब कभी अमाउंट दिया हुआ होगा तो मैं एक जीरो ज़्यादा बढ़ा लूँगा इससे। फॉर एग्जांपल मेरा करंट रेशो है 2 लाख/1 लाख, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 40,000 रुपीज़। अब मैं 200 में से 40,000 तो माइनस नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया है, एक जीरो ज़्यादा बढ़ा के ले लिया है। आइडियल रेशो रखा है 2 लाख/1 लाख, 2:1 है। अब ये एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं अपने लिए एक एग्जाम्पल बनाया है उसके हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। अब से इन्होंने बोला ऑफिस इक्विपमेंट लिया है 40,000 का, बेचा है, उसकी बुक वैल्यू है 50,000। देखो ऑफिस इक्विपमेंट तो इस रेशो को इफेक्ट करता नहीं है क्योंकि ये नॉन करंट एसेट है, लेकिन इसको बेचने से जो 40,000 रुपीज़ मिलेगा वो तो कैश है ना, और वो कैश है तो वो ऐड हो जाएगा हमारे करंट एसेट में, तो ये आ जाएगा 2.4:1, रेशो विल इंक्रीज। ऑफिस इक्विपमेंट इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ऑफिस इक्विपमेंट के बिकने से जो कैश आएगा फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर जो कैश आएगा वो जरूर ऐड हो जाएगा और वो ऐड होगा करंट एसेट में, रेशो विल इंक्रीज। सेल ऑफ गुड्स फॉर 25,000, 20,000 के माल को 25 में बेचा है आपने, अपना करंट रेशो है मान लेते हैं 2 लाख/1 लाख, अपन स्टॉक बेच रहे हैं 25,000 में बेचा है, कॉस्टिंग 20,000 रुपीज़ की है, तो स्टॉक गया 20 का, लेकिन कैश आया, कैश कितने का आया 25 का, स्टॉक गया 20 का, स्टॉक भी करंट एसेट है और कैश आया 25 का, कैश भी करंट एसेट है, तो एक एसेट जा रही है दूसरी ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा आ रही है तो ये हो जाएगा 205/2 लाख, रेशो विल इंक्रीज, ये रेशो बढ़ने वाला है 2,05,000/1 लाख है, सॉरी 1 लाख है, ये पूरा हटा देता हूँ। (2.05:1), ये रेशो बढ़ जाएगा, ये रेशो बढ़ने वाला है भाई, रेशो बढ़ जाएगा। कितना आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग रट्टाफिकेशन करते थे, तो रटने से ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है, उसका हमें पेमेंट करना है, तो पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड, ठीक है, तो डिविडेंड का पेमेंट करना है। तो आप मुझे बताओ अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया होगा तो ये कहाँ रखा होगा, ये होगा करंट लायबिलिटीज़ के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ अपना रेशो, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी 200/100, तो अगर डिक्लेयर डिविडेंड का पेमेंट होगा तो 10 रुपये से कैश हो जाएगा कम, और साथ में वो डिक्लेयर डिविडेंड वाली लायबिलिटी भी हो जाएगी कम, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद में
विद इन 2 और 3 मंथ्स के अंदर पेमेंट करना होता है, तो वो होता है करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। तो करंट लाइबिलिटीज़ भी कम हो जाएगी और साथ में कैश भी कम हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 190/90, रेशो हो जाएगा 2.1:1, रेशो विल इंक्रीज। यहाँ पर आते हैं परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश। देखो वापस से वही करते हैं, करंट रेशो हमारा है 200/100, आइडल रेशो रखा है अपन ने। ये 200/100 हम क्यों ले रहे हैं, ये हमने ऐसे ही एक चूज़ किया कि जो आइडल रेशो डिनोट करे। इट मे बी 2000/1000, इट मे बी 2 लाख/1 लाख, इट मे बी 20 लाख/10 लाख, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया है, और एवरी टाइम ये मैं 10 ही क्यों माइनस कर रहा हूँ, इट मे बी एनीथिंग एल्स, एनी अमाउंट हो सकता है। 10 ले लो क्योंकि 10 ईजी है, डिवाइड करने में आसान रहता है। तो मैंने मान लिया लेट सपोज 10, ठीक है। सिमिलरली सपोज हमने 10 रुपये के लूज टूल लिए, 200/100 का आपका रेशो है, हमने 10 रुपये के लूज टूल लिए हैं। तो हमें क्या करना होगा, लूज टूल हम लेंगे तो कैश हमारा हो जाएगा कम, और लूज टूल को तो हम लोग काउंट करते ही नहीं है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ में। मैंने आपको बताया था ना, इन्वेंट्री लेस टूल्स लूज टूल्स। बैलेंस शीट के लेसन में लूज टूल्स को इन्वेंट्री माना जाता है, लेकिन रेशियो एनालिसिस के लेसन में लूज टूल्स को इन्वेंट्री के अंदर हम काउंट नहीं करते हैं, बल्कि हम इसको मानते हैं नॉन करंट एसेट। इसका मतलब ये यहाँ तो नहीं आएगा, तो यानी सिर्फ ओनली कैश कम होगा। कैश कम हुआ है, करंट लाइबिलिटीज़ कम हुई नहीं है, तो ये जो रेशो आएगा, रेशो विल डिक्रीज, रेशो डिक्रीज हो जाएगा। BR 5000 के एंडोर्स किए थे, क्रेडिटर को डिसऑनर हो गए। ये डिसऑनर से तो हमें बहुत डर लगता है भाई। 11th क्लास के अंदर बैंक का चेक मिलता था, अभी चेक हम बैंक में डालते थे, चेक डिसऑनर होता था, बैंक चार्जेस लगते थे, वो हमें पे करने हैं, वो उसे पे करने हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक सीन था। लेकिन यहाँ पर इतना प्रॉब्लमेटिक सीन होने वाला नहीं है। तो हमने लिया करंट रेशो, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, आइडल रेशो लिया। लेकिन यहाँ 5000 है तो मैं यहाँ पर लूँगा 20,000 रुपीज़, ठीक है ना, क्योंकि मुझे एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना है। 20,000/10,000 मैंने ले लिया सपोज। यहाँ पर 5,000 के जो BR थे वो हमने एंडोर्स किए थे क्रेडिटर को। इसका मतलब हमारी बुक से हमने BR कम कर लिए थे और सामने क्रेडिटर भी कम हो गए थे। लेकिन जैसे ही बिल डिसऑनर होगा वैसे ही हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे, हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि BR का पैसा हम लोग उन लोगों से मांगेंगे जो हमारे डेटर्स हैं, जिन्होंने हमें ये BR दिया था। हम उनको वापस से डेटर बना देंगे, और जिन क्रेडिटर्स को हमने ये BR दिया था वो भी हमसे वापस पैसा मांगने के लिए आ जाएंगे। यानी हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे, हमारे डेटर्स भी बढ़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 25,000/15,000। जब आप डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 15, पॉइंट लगा 10, रेशो विल डिक्रीज, रेशो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 8,000 कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स ऑफ ₹8500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मेरा करंट रेशो जो था वो था 20,000/10,000, राइट। हमने कुछ भी फिगर लेना है, इससे एक अमाउंट जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा के ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 20/10 था और 8,000 रुपीज़ कैश कलेक्ट हुए डेटर से। तो डेटर्स माइनस होंगे 8500 के, सामने कैश कलेक्ट होगा 8,000 रुपीज़ का, और जो ये लॉस हुआ है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, उसका करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो 8,500 के डेटर्स कम हो गए, सामने 8,000 के कैश बढ़ जाएगा। तो ये बचेगा अपने पास में 20,500 डिवाइड बाय सॉरी ये बचेगा अपने पास में 19,500 डिवाइड बाय 10,000। ये आएगा 1.95:1। रेशो विल डिक्रीज, रेशो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यस, रिडम्पशन ऑफ 8% डिबेंचर ऑफ ₹5 लाख एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। अब इसका मतलब है कि डिबेंचर का रिडम्पशन हो रहा है। डिबेंचर तो वैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं। अब दो सिचुएशन बनती है यहाँ पर कि डिबेंचर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में और आपने रिडम्पशन कर दिया, या फिर डिबेंचर ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं और उनका रिडम्पशन करना है। दो अलग अलग केस है। अगर डिबेंचर लाइबिलिटीज़ में थे, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में थे और उनका आपने पेमेंट कर दिया, उस कंडीशन में डिबेंचर तो इफेक्ट होंगे नहीं। मतलब यहाँ पर लेते हैं हम लोग 20 लाख, 20 लाख/10 लाख करंट रेशो। अब डिबेंचर का पेमेंट होना है, तो अगर डिबेंचर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर है तो ये पेमेंट सिर्फ लाइबिलिटीज़ कम करेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की, और यहाँ से कैश कम हो जाएगा 5,25,000। रेशो विल डिक्रीज, क्योंकि डिबेंचर का इफेक्ट
करंट रेशो पे नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर डिबेंचर ऑलरेडी मैच्योर हो चुके थे, डिबेंचर ऑलरेडी मैच्योर हो चुके थे और वो करंट लाइबिलिटीज में ही पड़े थे, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में 20 लाख में से कैश माइनस होगा 5,25,000, साथ में आपकी करंट लाइबिलिटीज भी कम हो जाएगी 5,25,000 रुपीज़। अब आप जब डिवाइड करोगे तो रेशो इंक्रीज हो जाएगा आपका, समझ में आया भाई। अगर डिबेंचर ऑलरेडी मैच्योर हो गए, ड्यू हो गए, बट हमने पेमेंट नहीं किया है, तो डिबेंचर मैच्योर होते ही कहाँ जाते हैं, करंट लाइबिलिटीज में आ जाते हैं। लेकिन डिबेंचर अगर वैसे ही पड़े हुए हैं और आपने रिडम्पशन कर दिया तो डिबेंचर आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज में, उसका करंट रेशो पे इफेक्ट नहीं आता है, सिर्फ कैश कम होता है। लेकिन अगर डिबेंचर मैच्योर हो चुके हैं तो ना केवल कैश कम होगा बल्कि करंट लाइबिलिटीज भी कम होगी, रेशो आपका कम हो जाएगा, रेशो आपका बढ़ जाएगा। सॉरी, एक बार करके देख लेते हैं रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। रेशो बढ़ जाएगा, 20 लाख माइनस 525, तो ये बचता है यहाँ पर 14,75,000 डिवाइड बाय 475, तो 3.1 रेशो 1, ठीक है। रेशो विल इंक्रीज। शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हो रहा है, इसका करंट रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर इशू एक्सपेंसेस जो है वो फिक्टिशियस एसेट होती है, करंट एसेट नहीं होती है। फिक्टिशियस एसेट क्या होती है, ऐसी एसेट जिसका खर्चा तो जो हो चुका है लेकिन मतलब उसको फ्यूचर में ना तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही उसका कोई फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है, वो सिर्फ इसलिए बुक्स में पड़ी हुई है क्योंकि वो राइट ऑफ नहीं हुई है। तो ये शेयर इशू एक्सपेंसेस असेट नहीं है, ये फिक्टिशियस असेट्स है जो कि करंट असेट में काउंट नहीं होती है। राइट ऑफ हो रही है तो इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस कम हो जाएगा जिसका करंट रेशो से कोई लेना देना नहीं है, साथ में शेयर इशू एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे जिसका करंट असेट से कोई लेना देना नहीं है, रेशो में नो चेंज। थैंक यू गाइज, आई होप कि आपने इस लेसन को, मतलब आपने इस लेसन छोड़ो, ये तो और आगे पार्ट बनने वाला है, ठीक है, ओके डन।